दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय वनस्पति वैज्ञानिकों के योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो उसके वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम में है और उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो इन वीडियो को देखकर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी टॉपिक है उनको लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में हम भारतीय वनस्पति वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पति वैज्ञानिक हुए हैं जैसे कि MOP अयंगर, इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शिवराम कश्यप, जिनका वनस्पति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। तो यदि हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना की तो इन्होंने रिवोल्यूशनलाइज किया मेडिकल फील्ड को, जिसके कारण इन्हें फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है जेनेटिक्स में। इन्होंने खोज कर निकाला था जेनेटिक कोड के बारे में और इन्होंने ही बताया कि कैसे हम जीन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम जिस जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं वह जेनेटिक इंजीनियरिंग डॉक्टर हरगोविंद खुराना के कंट्रीब्यूशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश ने इन्हें भुला दिया परंतु पूरी दुनिया ने इन्हें सराहा है, इनके कार्य को सराहा है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना के जन्म की तो इनकी माता का नाम कृष्णा देवी खुराना और पिता का नाम गणपत राय खुराना था। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है रायपुर, जो कि पंजाब का एक गांव है और इस समय ये जो रायपुर है पाकिस्तान में है। और इनका जो जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में हुआ था। तो यदि हम बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ की तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1922। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ बर्थ है। इनके डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे विवाद है। तो अगर हम इनके डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो डॉक्यूमेंट के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1922 माना जाता है। तो आपको बता दें कि भारत ने इन्हें पद्म भूषण दिया है परंतु भारत रत्न नहीं दिया। इसका रीज़न ये था, ये भारत में जन्मे थे परंतु ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और ये भारत में भी नहीं रहते थे, वो अमेरिका में ही रहते थे। तो इनका जन्म भारत में हुआ था परंतु इन्होंने नागरिकता अमेरिका की ली हुई थी। तो यदि हम बात करें इनके एजुकेशन की तो आपको बता दें कि इनके जो पिता थे वो एक पटवारी थे, यानी कि एक ब्रिटिश क्लर्क थे ऑफिस में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में उस समय बहुत अधिक गरीबी थी। तो इनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो गांव में ही हुई और गांव में ही ये पेड़ के नीचे पढ़ते थे, जैसा कि स्टार्टिंग में गुरुकुल में होता था। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गांव में ही हुई, परंतु इनका जो परिवार था वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। आपको बता दें कि ये जिस गांव में रहते थे वह केवल 100 लोगों का गांव था। तो वहाँ पर पढ़ाई के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। परंतु अगर हम बात करें खुराना के परिवार की तो इनका जो परिवार था बहुत ही एजुकेटेड था। तो एजुकेशन के मामले में इनके पिता बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ तक मैंने बताया था इनकी गांव में हुई। इसके बाद ये मुल्तान में चले गए DAV हाई स्कूल में पढ़ने, जो कि वेस्ट पंजाब में था। इसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चले गए जहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी पढ़ाई की। तो आपको बता दें बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट थे और सभी टीचर इनसे खुश रहते थे और ये अपनी जितनी भी पढ़ाई थी स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट की। तो इनका जो बैचलर डिग्री था यानी कि जो BSc था वो 1943 में कंप्लीट हुआ और इनका जो मास्टर डिग्री यानी कि जो MSc था वह 1945 में कंप्लीट हुआ। तो BSc और MSc के बाद उन्होंने PhD किया। तो उस समय ऐसा दौर था कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उस समय अगर किसी के पास अच्छी खासी डिग्री होती थी तो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। और उस समय का ऐसा दौर भी था कि यदि किसी के पास अच्छी खासी डिग्री होती थी वो भारत में रहता भी नहीं था, वो सीधे फ़ॉरेन चला जाता था। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि उस समय भारत में कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे, एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था। तो अपने हायर एजुकेशन के लिए वो चले गए ब्रिटिश। तो वो 1945 में ब्रिटिश गए और वहाँ पर उन्होंने 1948 में अपना PhD कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने केवल 3 सालों में ही अपनी PhD कंप्लीट कर ली। तो आज भी हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि आज भी जो स्टूडेंट PhD करते हैं उनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट नहीं दे पाती।
अब तो गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप देने लगी है, परंतु स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं मिलता था। तो कुल मिलाकर ये था कि अच्छे एजुकेशन रिसोर्सेज न होने के कारण और सुविधाएं न होने के कारण डॉक्टर हरगोविंद खुराना पीएचडी अपनी कंप्लीट की ब्रिटिश में। तो पीएचडी कंप्लीट के बाद वो वापस भारत आए। भारत में उन्हें कोई काम नहीं मिला, फिर वो चले गए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाकर उन्होंने अपना पूरा काम न्यूक्लियोटाइड पे किया, क्योंकि इसका रीज़न था कि इनका जो भी एजुकेशन था वो फिजियोलॉजी से था, यानी कि इन्होंने जो भी पीएचडी की थी वो फिजियोलॉजी से की थी। तो इन्होंने डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उन पर अपना कार्य किया। फिर इसके बाद ये चले गए वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर रहे, वहाँ पर रिसर्च की। इसके बाद इन्हें भारत के द्वारा फेलोशिप भी मिली। यदि बात करें हम इनके मैरिड लाइफ की, तो इनकी जो शादी हुई इसेबलर से हुई, जो कि एक सांसद की बेटी थी और ख़ुद भी एक साइंटिस्ट थी, और ये स्विट्ज़रलैंड की थी। और शादी के बाद इन्हें 3 लड़कियां हुई। इसके बाद 1960 में इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में को डायरेक्टर की पदवी ली। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में ये प्रोफेसर भी हुए और वहीं पर ये काम करने लगे, और यहीं पे इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। तो यहीं पे उनका जो डीएनए में स्टडी था वो प्रारंभ हुआ। तो वहीं रहकर इन्होंने पढ़ाया, और वहीं पे रहते हुए चूँकि ये अमेरिका में रहने लगे थे, तो 1966 में इन्हें यूएस सिटीजनशिप मिला, यानी कि वह अमेरिका के नागरिक बन गए। इसलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट बोला जाता है। 1970 में ये मैसाचुसेट्स चले गए। तो मैसाचुसेट्स यानी कि इन द सेंस एमआईटी में चले गए, और 2007 में वहाँ से ये रिटायर हुए। तो 1970 से वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और 2007 यानी कि एमआईटी से वे रिटायर हुए। तो यदि हम बात करें डॉक्टर खुराना की, तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि केमिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज किया, जिसके लिए उन्हें 12 दिसंबर 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसे हम शॉर्ट में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1960 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक कोड के बारे में स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो अलग अलग एमिनो एसिड के सीक्वेंस से बनते हैं, जो कि ट्रिपलेट होते हैं। जैसा कि आपने जीन रेगुलेशन में पढ़ा होगा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि AUG मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड के लिए होता है, ACU थेरोनिन नामक एमिनो एसिड के लिए होता है। तो इन्होंने प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड के कोड होते हैं इसको बताया। एंड आल्सो डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन mRNA एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन। और डीएनए के साथ साथ इन्होंने mRNA के जो सीक्वेंस कोडॉन होते हैं और एमिनो एसिड के साथ क्या उसके रिलेशनशिप होते हैं, इसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1970 में उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस किया, और ये आर्टिफिशियल जीन किससे प्राप्त हुए? पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम के थ्रू। और इनके द्वारा पहला आर्टिफिशियल जो जीन तैयार किया गया था वो था ईस्ट टी आरएनए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल जीन को डिस्कवर करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। इसके अलावा 1980 में इन्होंने डिस्क्राइब किया बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोहोडोप्सिन के बारे में। तो बैक्टीरियोहोडोप्सिन क्या है? तो बैक्टीरियोहोडोप्सिन मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो बैक्टीरियोहोडोप्सिन एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद 1955 में इन्होंने कोएंजाइम ए का सिंथेसिस किया, यानी कि निर्माण किया। इसके अलावा इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान mRNA के डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब किया, और इन्होंने जेनेटिक कोड के कैरेक्टर को बताया, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कॉमालेस होते हैं, पोलैरिटी होती है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट जेनेटिक कोड के कैरेक्टर है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया।